सो अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर द ट्रिब्यूट. हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि किस तरह से बबूली को घर पे बुलाया गया है फॉर पार्टीशन. और जब वो एकदम से पार्टीशन के बारे में सुनता है तो ही फेल्ट वेरी बैड. और अपनी वाइफ के जो एक्सप्रेशंस देख के अगेन ही फेल्ट वेरी बैड. लेकिन धीरे धीरे ही बिकेम यूज टू इट एंड ही वॉज अमंग्स द वन हु वॉज मूविंग इन मार्केट विद हिज वाइफ आस्किंग प्राइसेस फॉर डिफरेंट थिंग्स. फिर अपने गांव पहुंच जाता है और जो बंटवारे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है. सारा जो सामान है वो आंगन के बीच में रखा हुआ है. अब आगे क्या होता है, वी आर ऑन पेज नंबर 122, सेकेंड पैराग्राफ. He is saying, I saw my elder brother rise. He stopped for a moment near the pile of things and unfastened the strap of wristwatch and placed it on the heap. With the other things, perhaps a tear trickled down from his cheek. With a heavy sigh, he left the place. अब उसके बाद में वो क्या देखता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो जहाँ पे सामान पड़ा था वहाँ पे आता है और अपने हाथ से एक घड़ी जो उसने पहन रखी थी उसको निकाल के उस घड़ी को भी उस सामान के अंदर रख देता है. और जब वो ऐसा करता है तो बबूली नोटिस करता है कि बड़े भाई की आंख से पानी आ जाता है, आंसू आ जाता है. I had often heard him say that father had brought him that wristwatch when he was in his 11th class. But I also remember when in my MA final year he had mortgaged the watch to send me money to go to Delhi for an interview. He had sent me an amount of 150 rupees. I remember clearly. No one knows whether the wristwatch would come back to him or not. His action seemed symbolic on his snapping all his attachment with the past. अब जब वो घड़ी रखता है तो बबूली को याद आता है कि हमेशा बड़े भैया ये कहा करते थे कि जब उनके 10th में वो पास हुए थे तब इनाम के रूप में उनको वो घड़ी जो है उनके फादर ने दिलाई थी. और एक बार जब बबूली खुद MA फाइनल ईयर में था तो इसको दिल्ली जाना था कोई इंटरव्यू देने के लिए और इनके पास पैसे नहीं थे तो इसके जो बड़े भाई है उन्होंने 150 रुपये के अंदर उस घड़ी को गिरवी रखा था ताकि उनका भाई जो है दिल्ली जाकर इंटरव्यू दे सके. और उस दिन उनको ये भी नहीं पता था कि ये घड़ी जो है वापस आएगी या नहीं आएगी. तो ऑफकोर्स फिर उसके बाद में उस बड़े भाई ने ही पैसे देके अपनी घड़ी को वापस छुड़वाया था. लेकिन फिर भी आज उसने उस घड़ी को उस बंटवारे के बीच में रख दिया था कि कल को कहीं ये ना कह दे कि ये जो घड़ी है ये तो पापा ने तुम्हें दिलाई थी, फादर की दिलवाई हुई चीज़ है. आई वॉज साइलेंट. माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन द बैक यार्ड. अब वो कह रहा है मैं चुप था, जो बड़ी भाभी थी वो पीछे थी. My second brother was often whispering things to his wife's ear and there taking place with us. अब और जो बीच वाला भाई भाभी है वो साथ में थे और वो बीच में वो काना बातें उनके अंदर चल रही थी, ऐसा वैसा जो भी वो सुन रहे थे. And was there taking place with us. It was like a butcher's knife going to the stone to sharpen itself. और कह रहा है ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि एक कसाई जो है पत्थर के ऊपर अपनी जो छुरी है उसको तेज़ कर रहा है. The elder brother was calm and composed. Like a perfect gentleman, he was looking at the proceedings dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. It was the same preoccupied and grave manner, attending sincerely to his duty. While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice, no sign of disgust and regret. और वो कह रहा है कि मेरा जो बड़ा भाई है उसने बिल्कुल भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिस्गस्ट नहीं शो करी. वो एकदम काम था. वो कह रहा है जिस दिन उसके बच्चे पैदा हुआ थे उस दिन भी उसके चेहरे पे वही शांति का भाव था. जब उसकी शादी हुई, जब मेरी शादी हुई, हमेशा वो एकदम उसने परफेक्टली अपनी ड्यूटीज़ को किया. वो कभी भी ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होता था. और आज बीच बीच में जो बीच वाला भाई है वो कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था, कुछ बोल रहा था, लेकिन जो बड़ा भाई है उसकी हर बात का जो जवाब है बहुत अच्छे से तरीके से दे रहा था. आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड. अब जो ऑथर है उसको फिर और पुरानी बातें याद आ रही है. उसको वो साल याद आ रहा है जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी. वी हैड टू लिव अंडर ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन. ऑफकोर्स जब फादर्स की डेथ हो जाती है तो फैमिली को बहुत पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है. तो ऐसा ही इनके साथ हुआ था. इट वॉज विंटर और जब फादर की डेथ हुई थी उस समय सर्दी का मौसम था. द चिल वॉज एट इट्स हाइट. बहुत ज़्यादा ठंड थी. वी हैड लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स. और इनके पास क्या नंबर मतलब होता है ना कि हमारे घर के अंदर उतनी ही रजाई होती है जितनी हम यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होगी. और ऑफकोर्स ये तो गरीब लोग थे तो इनके पास तो उतनी थी जितनी इनको चाहिए होती है.
द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग पर्टिकुलरली एट मिड नाइट दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन। अब वो कह रहा है लेकिन जो आधी रात को जब वो ठंड बढ़ जाती थी उस टाइम इतनी ठंड लगती थी कि एक कंबल से कुछ भी नहीं होता था, ऐसा लगता है कि ऊपर कोई 3-4 और डाल के चला जाए। That night I was sleeping in the passage room. When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me added to mine. अब उस रात उसको बहुत ठंड लग रही थी, वो आंगन में सोया हुआ था और जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके बड़े भाई की कंबल भी उसके ऊपर डली हुई थी। When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me added to mine. Early at dawn, he had left for the fields without the blanket on his shoulders. और उसने वो सुबह सुबह खेतों में काम करने के लिए जाता था और वो अपनी कंबल छोटे भाई को उड़ाकर चला गया और खुद इतनी ठंड के अंदर वो बिना कंबल के चला गया। If I had been asked why, he would have surely said in his unusual manner that he did not feel cold. और वो कह रहा है कि जब उनको पूछा जाता था तो वो कभी भी मतलब एहसान नहीं जताते थे, तो वो ऐसे बोलते थे यार मेरे को ठंड नहीं लगती, मतलब वो हमेशा एक नॉर्मल आंसर देते थे। नाउ आई हैव अ कम्फर्टेबल इनकम, अब बबूली कह रहा है लेकिन आज मेरे पास एक बहुत अच्छी इनकम है। येट इट हैड नेवर अकर्ड टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग हिम एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर। अब उसको अपने ऊपर शर्म आ रही है जब आज वो पुरानी बातें याद कर रहा है कि मेरे भाई ने मेरे को उसकी जो फटी हुई कंबल थी वो तक वो मेरे ऊपर गिरा के चला गया था और आज मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी आज तक कभी मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मैं अपने भाई को एक कोई गर्म कपड़ा तो गिफ्ट कर दूँ, एक स्वेटर, कोई कोट, कुछ तो दूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ही इज़ स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद हिज ओल्ड टार्टर्ड ब्लैंकेट। और वो कह रहा है कि उसके भाई के पास आज भी वही ब्लैंकेट है जो कि तारदार हो चुकी है, फट चुकी है, लेकिन वो आज भी उसमें सेटिस्फाइड है और हैप्पी है। दैट ही कवर्ड मी विद वंस, द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विद ऑल द अदर थिंग्स। और वो कह रहा है वो वही कंबल भी आज मेरे सामने पड़ी थी बाकी सब चीज़ों के साथ। I shivered with the cold and my own ingratitude. The process of division was finally over. वो कह रहा है मुझे खुद पे इतनी शर्म आ रही थी, इतनी कि मैं एहसान फरामोश निकल गया। मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैं बदले में याद करूँ तो मैंने आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया। The process of division was finally over. Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile. My second brother proposed to buy the share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price. अब जो भी वो कह रहा है, बीच वाले भाई ने जिस भी चीज़ की डिमांड करी, बड़े भाई ने खुशी खुशी उसको वो सारी चीज़ें देता गया, मतलब एक स्माइल अपने फेस पे रख के उसने वो सारी चीज़ें उसको दे दी। और उसके बाद में जो बीच वाला भाई है उसने बबूली को भी कहा कि तुम तो यहाँ पे रहते नहीं हो, तो जो तुम्हारे हिस्से के अंदर जो खेत आया वो तुम मुझे दे दो। और उसके बदले में उसने 18,000 रुपये उसको देने गए, है ना। इन्होंने हस्बैंड वाइफ ने कब डिसाइड किया था, तब उन्होंने 20,000 के अंदर करा था, भाई जो 18,000 में से खरीदने के लिए तैयार था। अब वो कह रहा है इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विद हिम टू शो मी द पेडी फील्ड दैट वर टू बी माइन। और शाम के टाइम में जो बड़ा भाई है वो बोला कि तू देख तो ले एक बार तेरे हिस्से में कौन सी ज़मीन आई है, तो उसको वहाँ पर खेतों में ले जाता है। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, और बबूली चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर। वो कह रहे हैं हम हर बाउंड्री टू बाउंड्री गए, लेकिन मुझे हर जगह जो है एहसास हो रहा था कि मेरे बड़े भाई के पैर हैं, उसके हाथों के निशान हैं, हर चीज़ को उसने छुआ है। On the bosom of the paddy field sparkled the pearls of my elder brother's sweat. He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to the family members. वो कह रहे हैं कि हर उस पर जो उग रहा था उसके अंदर मुझे मेरा भाई का जो पसीना है वो दिख रहा था, और वो मुझे इतने अच्छे से वो जो खेत दिखा रहा था जिस तरह से हम किसी अनजान मेंबर को अपने फैमिली मेंबर से मिलाते हैं। In the morning I was to leave for भुवनेश्वर. I had no courage to meet my elder brother. और सुबह उसको जो वापस भुवनेश्वर में जा रहा था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बड़े भाई से मिल सके। Before leaving for the bus stop, I had handed over a small same slip of paper to my elder sister-in-law, which had details about my share. ठीक है, अब जाने से पहले उसने अपनी भाभी को एक स्लिप दी जिसके अंदर उसके हिस्से में जो भी चीज़ें आई थी वो सब थी। Writing on the backside of the slip, I had asked her to deliver it to the elder brother and stealthily slipped out of the house. और उसके बाद उसके पीछे उसने कुछ लिख के वो भाभी को दिया और बोला कि मैं जा रहा हूँ, ये बड़े भाई को दे देना। और उसने उस पर क्या लिखा था, ब्रदर व्हाट शैल आई डू विद द लैंड। वो कह रहा है कि मैं इस ज़मीन का क्या करूँगा।
यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। वो कह रहा है मेरी वो ज़मीन तो आप हो जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं लाइफ टाइम जो फ्रूटफुल फ्रूट्स दूंगा, है ना, मेरी एक अच्छी इनकम है, क्योंकि आपने मुझे उस दिन किस तरह से आपने मुझे पढ़ाया लिखाया सब काम किए। आई नीड नथिंग सेव यू, कि मुझे आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट दिस, प्लीज़ इफ़ यू डिनाई आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन। वो कह रहा है कि आप मेरे हिस्सा जो है वो भी आपके पास ही रहेगा, और अगर आपने ये लेने से मना किया तो मैं ज़िंदगी में कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और बबूल, सो अ वेरी हार्ट टचिंग एंड अ वेरी नाइस स्टोरी about the author Jitendra Narayan Das. Was born on August 3rd, 1953 in Nayagarh district, Odisha. He writes under the pen name of Dash Benhur and his very popular name in Urdu literature. His major contribution has been in the field of child literature consisting of folk tales and legendary stories. He was the winner of Odisha Sahitya Academy Award for his Kunapiya Anabana Gita in 1987. About the text, the tribute shows how joint family system in India is crumbling, है ना, ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं joint families का वजूद। Babuli, the main character in the story, feels emotionally shocked when he hears about a dispute in his family and the consequent partition. So I hope the chapter is clear, all of you. Have a good day.